नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 की परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। इस संबंध में हम आपके समक्ष एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है ईवीएस की पेडागॉजी, जिसके 2 भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। तीसरा भाग आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं और इस भाग में कुल 12 प्रश्न हैं और 12 प्रश्नों के साथ हम आज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 3 भाग जो ये पेडागॉजी के हुए ईवीएस पेडागॉजी पर, ये लगभग पर्याप्त हैं। इसी तरह से हम सभी विषय की पेडागॉजी पर लगभग 3-3, 4-4 लेक्चर देंगे और उसके बाद इंटेलिजेंस पर, पर्सनालिटी पर और भी साइकोलॉजिकल जो पोर्शन है उस पे हम सभी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैथ्स पे भी करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न यह रहा। उसके पहले दोस्तों, आज थोड़ा सा एक निवेदन फिर से है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित है कि हमारा चैनल आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए अब हम चलते हैं आज की प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण के शिक्षण में निम्न को शामिल किया जाना आवश्यक है। तो देखिए, किसको शामिल किया जाना आवश्यक है? वास्तविक जीवन के उदाहरण बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। भूमिका निर्वहन विधि यानी रोल प्ले मॉडल, बिल्कुल इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। करके सीखने का अवसर, ये भी शामिल किया जाना चाहिए। एक दूसरे की मदद का अवसर, ये भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी इसका आंसर होगा उक्त सभी। अब हम दोस्तों, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म यदि समझ में ना आए तो आप मैं कमेंट करके अवश्य बता देंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों के जीवन में वैकल्पिक अवधारणाओं के जुड़ने का कारण है। देखिए, वैकल्पिक अवधारणाएं, इसको हम गलत अवधारणाएं नहीं कह रहे हैं। इसको हम एक्चुअली वो गलत अवधारणाएं ही हैं जो भविष्य में एक बोझ बन जाती हैं। ऐसी अवधारणाओं के जुड़ने से हमें भविष्य में नुकसान होता है। उनको हम वैकल्पिक अवधारणाओं से हम संबोधित कर रहे हैं। बच्चों के जीवन में वैकल्पिक अवधारणाओं के जुड़ने का कारण है। तो पहले हम वैकल्पिक अवधारणाओं को समझा दें। जैसे कहानी कहते कहते बताते हैं, माँ बाप, पूर्वज हमारे, मतलब कि दादा दादी, कि इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं जब, चंदा मामा आदि कहानियाँ, तो ये चंदा मामा हैं। ऐसी अवधारणाएं जब जुड़ जाती है जीवन में तो आगे थोड़ा हमें कठिनाई उत्पन्न करती हैं। हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये बाधक होती हैं। ऐसी अवधारणाएं, उन्हें हम वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं। तो वैकल्पिक अवधारणाओं के जुड़ने का कारण क्या है? परिवार, ये बिल्कुल है। समुदाय भी है, समुदाय में हम इस तरह की अवधारणाएं सीख जाते हैं। पुस्तकें, कुछ पुस्तकों में भी ऐसे, हिंदी की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें ऐसी मिल जाती हैं जिनमें इस तरह के टर्म हमें देखने को मिलते हैं। हमारे दिमाग में इस तरह के संप्रत्यय निर्मित करते हैं। शिक्षक भी कहीं ना कहीं ऐसा करने की भूल करते हैं।
और उक्त सभी, तो इसका आंसर है उक्त सभी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हैं और वो वास्तव में नहीं जुड़नी चाहिए, शिक्षक को उसको क्लियर करना चाहिए। अब है, हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। वैकल्पिक अवधारणाओं के संबंध में शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? छात्रों को वास्तविकता का ज्ञान कराना, बिल्कुल ये करना चाहिए शिक्षक को। आज आवश्यक न समझकर टाल देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए शिक्षक को। बच्चों के माता पिता को निरक्षर होने का बोध कराना कि अरे अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चे रखते हैं अगर क्लास में, तो बच्चों को हम ये कहकर कि तुम्हारे माता पिता निरक्षर हैं, ऐसा ये भी बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। वैकल्पिक अवधारणाओं को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल वैकल्पिक अवधारणाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? छात्रों को वास्तविकता का ज्ञान कराना, ये शिक्षक का मोरल ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण, इसकी अलग से किताब, अलग से पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रा यानी 3 आर हैं, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर जो हैं वो हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। प्रश्न नंबर 6 है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, शायद हिडन था, वो नहीं देख पाए होंगे, फिर से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण, देखिए आज जो हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो जो व्यापक मूल्यांकन में है उसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुण शामिल हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है उसका तात्पर्य है शैक्षिक, सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण। तो शैक्षिक में हमारी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, सहशैक्षिक में खेल कूद और भी सारी चीज़ें जो स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं, और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में जो व्यक्तिगत अच्छे गुण हैं वो आते हैं। तो व्यापक मूल्य माने कि उसका जो व्यापक मूल्यांकन का जो व्यक्तिगत सामाजिक गुण वाला ये पार्ट है, इसको बढ़ावा कैसे मिलता है? तो वो है सहयोगी और सहकारी सीखने में, कोऑपरेटिव एंड पीयर लर्निंग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सहयोगी और सहकारी लर्निंग में। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता। किसको बढ़ावा नहीं देता? आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल, परिभाषाओं को याद करना, 1 एवं 2 दोनों। तो वास्तव में पर्यावरण अध्ययन परिभाषाओं को याद करने हेतु बढ़ावा नहीं देता है और आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने हेतु बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 8 पर हम चलते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करते हुए पर्यावरण अध्ययन नामक विषय किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा विकसित हुई? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत तो किसमें किया गया है? एनसीएफ 2005 में। इसको पहले भी हमने एक बार आपको बताया है। प्रश्न नंबर 9 पे हम चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए विषय, तो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाया जाता है पर्यावरण के अंदर, राजनीति विज्ञान भी रहता है उसमें, स्वास्थ्य शिक्षा भी है, कला शिक्षा भी है, गणित भी है और भाषा भी है। पर्यावरण अध्ययन में सारी चीज़ों का ये ज्ञान कराया जाता है।
अब हम और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए कार्यनीतियां, शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, सीखना सिखाना, इसके लिए कौन सी कार्यनीतियां हैं? तो वो देखिए, पहला है परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड, दूसरा है परिचर्चा, तीसरा प्रयोग और अन्वेषण, चौथा सर्वेक्षण और साक्षात्कार, पांचवा अनुभव साझा करना, छठवां भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले, छठवां है क्षेत्र भ्रमण। इन सभी विधियों के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं या लर्निंग कराते हैं बच्चों को, ऐसा कहें। प्रश्न नंबर 11 है, ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है लेकिन जानना जरूरी है। बहुत पुराना नहीं, लेकिन 4-6 साल, 8-10 साल पुराना तो हो ही चुका है। बाला, बाला क्या है? BALA। तो बाला का तात्पर्य है, इसका पूरा रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग कैसी हो? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। लर्निंग एड यानी शिक्षण सामग्री जैसा भवन हो, यानी भवन में जब हम घुसे तो सीखना प्रारंभ, ये एक कॉन्सेप्ट है। उसकी दीवालों पर सीखने की सामग्री हो, ऐसी चीज़ें बनी हो दीवालों पर जिससे बच्चा सीख सके। फर्श पर गिनती के सभी खाने बने हो जिस पर बच्चा 1-2 बच्चे आपस में खड़े करके 1-2 का ज्ञान प्राप्त कर सकें, यानी पूरी बिल्डिंग ऐसी बनी हो जिससे हर जगह बच्चे सीख सकें, कुछ न कुछ सीखें। तो उसी आज यही कॉन्सेप्ट है बाला का कि हमारा बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, हमारी बिल्डिंग जो है एक शिक्षण सामग्री जैसा हो, टीचिंग एड जैसा हो, हर दीवार हर फर्श कुछ न कुछ सिखाती हो। प्रश्न नंबर 12 है, NCF 2005 के अनुसार EVS पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है सेलेक्ट करने में। तो देखो केयरफुली इसको हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ये उद्देश्य होना चाहिए EVS पढ़ाने का। दूसरा है बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना, सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना, ये नहीं होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजपूर्ण गतिविधियां बिल्कुल ये करना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। चौथा है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल ये उद्देश्य। तो पहला, तीसरा और चौथा ये EVS पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 वीडियोज़ में हम लगभग EVS के सारे पेडागाजी को हम समेटने का प्रयास हमने किया है। अगर अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि पेडागाजी आपकी गड़बड़ नहीं होगी। और अगर कहीं आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है मन में, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे और हम निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। कहीं पर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में आता है किसी भी पेडागाजी के संबंध में, चाहे EVS की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे किसी की भी, चाहे बाल विकास की हो, अगर किसी भी पेडागाजी पर किसी भी कैसा भी प्रश्न आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो को पूरे तन्मयता के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम एक बार आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर किया करें अपने मित्रों के बीच। थैंक यू सो मच।